चलो हम आगे बढ़ते हैं, कैश फ्लो में आगे बढ़ते हैं। सुनो मेरी बात, जब आप यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो ना उस टाइम पे बात मत किया करो, इशू प्लीज छोड़ दे। जिस टाइम आप यहाँ पढ़ रहे हो नहीं डिस्कस मत किया करो, ठीक है? इससे आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। दूसरी बात, मेरी बात सुनो, हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। मैंने आपसे कहा या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में डाउट आएगा जब हम इसको कर रहे हैं, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा डाउट आएगा, लेकिन धीरे धीरे आप बिल्कुल इसमें क्लियर हो जाओगे कि कौन सा खर्चा ऑपरेटिंग में जाएगा, कौन सा इन्वेस्टिंग में जाएगा और कौन सा फाइनेंसिंग में जाएगा। लेकिन एक और भी आइटम है, एक और भी ऐसी चीजें जो आपको सीखनी होगी। अगर आप फॉर्मेट को ध्यान से पढ़ोगे, जहां आपने लिखा था टोटल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, जाके फॉर्मेट को पढ़ो। जहां फॉर्मेट आपने लिखा था, देखो फॉर्मेट को, फॉर्मेट को दोबारा किसी ने बना के देखा घर में? मालूम है लास्ट ईयर बच्चों ने इस फॉर्मेट को कम से कम 10 बार बनाया था। इतने से फॉर्मेट को ही 10 बार कम से कम प्रिपेयर किया था, 10 टाइम्स। चैप्टर पे चढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले इस फॉर्मेट को कम से कम 10 बार बना के देखना था, ताकि आपका हाथ अच्छे से बैठ जाए। आपने फॉर्मेट देखा? फॉर्मेट में जहां आपने लिखा था टोटल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, उसके नीचे क्या लिखा था? एड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपको पूछना चाहिए था कि कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। ये एक नई चीज है आपके लिए। व्हाट डू यू मीन बाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? देखो कैश तो हमें समझ में आ रहा है, वेरी क्लियर, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड को हम कहीं भी नहीं डाल रहे हैं, मान रहे हो आप? अभी आपको मैंने बोला बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस ना तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जा सकता है, ना जा सकता है इन्वेस्टिंग में, ना जा सकता है फाइनेंसिंग में। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसकी लिक्विडिटी पावर बहुत ज्यादा है, जिसको हम जब चाहे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कैश और कैश इक्विवेलेंट में जाएगी। कैश इटसेल्फ तो है ही है, वो तो लिक्विड होता है, जब चाहो खर्च कर सकते हो। कोई भी ऐसा आइटम, कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट, कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जो लेस देन 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स या लेस देन 3 मंथ्स, जिसे हम जब चाहे मार्केट में बेच सकते हैं और पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, दैट विल गो इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर यहां पे मैंने आपको दिया बैंक बैलेंस, इट विल गो इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ना तो ऑपरेटिंग में जाएगा, ना तो इन्वेस्टिंग में जाएगा, ना फाइनेंसिंग में जाएगा। कहा जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फिर मैंने एक आइटम आपको और दिया, जो मैंने कहा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, जब कभी भी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट की बात होगी, वो कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात है, मतलब 3 मंथ्स। हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो 3 मंथ्स के लिए है। फिर मैंने आपसे कहा इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म, दैट विल आल्सो बी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, या मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यानी कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म के लिए है, जो 3 महीने के लिए है, 3 से 6 महीने के लिए या 6 महीने तक के लिए है, उसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डाल देते हैं। मतलब जिसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के अंदर, विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इन कैश, दैट विल गो इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और ये 4-5 ही आइटम है, ज्यादा नहीं है, ये 4-5 आइटम ही है। इनफैक्ट जो तीनों आइटम देख रहे हो ना आप, इसके अलावा ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन ये बहुत जल्दी आपके क्वेश्चन को फंसा देते हैं अगर आपके समझ में ना आए। तो जो भी चीजें कैश या कैश के इक्विवेलेंट हैं, वो एक नए कॉलम में जाती हैं, वो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं जाती। फाइन। तो लो, इसके लिए छोटा सा नोट है जो मैंने लिखा था, आप भी लिख लो, शायद आपके कहीं काम आ जाए। मैंने इसका नोट बनाया था कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का, देखता हूं कहां चला गया। या आप लिखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें नंबर 1 कैश इन हैंड, अगर क्वेश्चन में कैश इन हैंड गिवन है कहीं पे, वो जाएगा। नंबर 2 कैश इन फॉरेन करेंसी, वो भी इसमें जाएगा। बैंक बैलेंस, वो भी इसमें जाएगा। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, वो भी इसमें जाएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वो भी इसमें जाएगा।
मार्केटेबल सिक्योरिटीज, MARKETABLE, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वो भी इसमें जाएगी। इन्वेस्टमेंट फॉर 3 मंथ्स, कभी कभी ऐसा भी लिखा आता है, इन्वेस्टमेंट फॉर 3 मंथ्स, वो भी इसमें जाएगा। इसका मतलब अगर हम रटिफिकेशन ना करें तो हम ये मान के चलें कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कोई भी बैंक बैलेंस, कोई भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के ओपनिंग बैलेंस में जाएगा। सुनो, इसके बिना आंसर नहीं आएगा लास्ट में, इसके बिना आंसर नहीं आएगा। और कभी कभी इसमें बच्चे फंस जाते हैं। वैसे तो कितना ही सब कुछ क्वेश्चन में आगे नहीं आने वाला है, लेकिन इसके बिना आंसर भी नहीं आने वाला है, क्योंकि कैश और कैश इक्विवेलेंट के ओपनिंग बैलेंस को आप उसमें ऐड करोगे तो फिर आपके पास जो आएगा वो आएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और वही आपका आंसर होगा। वहीं से आप आंसर को क्रॉस चेक करोगे, तो इसके बिना आंसर भी नहीं आएगा। इसलिए ये छोटी सी चीज है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो फंसा देती है। ठीक है जी, तो आप इसके नोट में लिखो एनी इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी which a business hold for less than 3 months, and which can be easily converted in cash anytime, will come under cash and cash equivalents. Converted, which can be easily converted in cash anytime. किसी भी टाइम जिसको हम कन्वर्ट कर सकें कैश के अंदर, वो आएंगे कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है जी, तो हम रटिफिकेशन ना करते हुए इस बात को यही एंड करेंगे। फाइन। अब मैंने आपसे 10 आइटम पूछे, मैंने फिर आपसे 10 आइटम, 10 थे, कितने थे? 9 थे। मैंने आपसे 9 आइटम पूछे थे। आओ चेक करते हैं कितनों ने सही आंसर दिया। सबसे पहला आइटम था इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं बोलता हूं आप चेक करना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कितनों का आंसर सही है देखना, ठीक है? बाद में करेंगे ना, नंबर लेते हैं बाद में। आ जाओ आगे। रेंट पेड, अच्छा उसके पहले था डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, ये था अगेन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है जी। फिर रेंट पेड, ये था आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है। उसके बाद रेंट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैंने लिखवाया था सबसे लास्ट में नीचे जाके, ए के नीचे क्या लिखा था हमने? माइनस टैक्स पेड। ठीक है जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और हाँ, इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। ये कहां पे सीखोगे? अभी आप सीखोगे जब वर्किंग नोट बनाएंगे ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला पहला वर्किंग नोट। देखो दोबारा से देखो एक बार, आप एक बार दोबारा से फॉर्मेट को देखो। सबसे ऊपर मैंने लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वर्किंग नोट नंबर 1। जब हम इसको बनाएंगे तो ये बात वहां पे हम सीखेंगे। ठीक है जी, टैक्स रिफंड को वहां पे हम सीखेंगे। आगे बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसके बाद शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है जी, ज्यादा आइटम नहीं जाते इसके अंदर। कैश और कैश इक्विवेलेंट में सारे क्वेश्चंस के अंदर मिला के 10 साल के अंदर 4 या 5 आइटम ही जाते हैं, ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर उसको रटिफिकेशन मार के आप ये समझ जाओ, कोई भी ऐसी चीज जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट की गई 3 महीने के लिए, उसको हम कहाँ डाल देंगे? कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के। जहां शॉर्ट टर्म वर्ड लग गया, 3 महीने नहीं भी लिखे लेकिन लिख दिया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो कहां जाएगी? कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है जी। कैश बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये छोटी छोटी बातें दिमाग में रख के चलेंगे। आओ और करते। कितने नंबर आए 9 में से? ये कितने? 4। 3 को छोड़ दिया जाए तो 6 में से कितने आए? तेरे 4 क्यों आए? 2 कौन से गलत हैं? कौन से वाले? इनकम टैक्स रिफंड और इनकम टैक्स पेड। नहीं, इनकम टैक्स पेड कर दिया था, इनकम टैक्स रिफंड रिसीव नहीं किया था।
मैंने आपसे कितनी बार कहा, जब कंपनी पैसा इकट्ठा करती है, हेलो सुनो, जब कंपनी पैसा इकट्ठा करती है, फाइनेंस इकट्ठा करती है, तो कई बार कंपनी के पास इतना फाइनेंस आ जाता है, इतना पैसा आ जाता है कि कंपनी उसको अपने एसेट्स परचेज करने के बाद, अपनी मशीन परचेज करने के बाद उस पैसे को बाहर कहीं इन्वेस्ट कर देती है। जो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करते हैं ना, इन्वेस्टिंग दो तरह से होती है। एक तो अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना, मतलब मशीन परचेज करना, बिल्डिंग परचेज करना, लैंड परचेज करना, और बचे हुए पैसे से बाहर किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर देना, या कोई बिल्डिंग परचेज कर लेना, या कोई शेयर्स परचेज कर लेना। अगर कंपनी ऐसा कुछ काम करती है तो कंपनी को या तो रेंट मिलेगा, या तो इंटरेस्ट मिलेगा, या तो डिविडेंड मिलेगा। वेन देयर इज अ रेंट रिसीव्ड, whenever there is a dividend received, whenever there is a interest received, it means that business has invested the money outside the business. वो कंपनी की इन्वेस्टमेंट है। बात को समझो, एक बार के लिए बात को समझो, दिमाग को सेंटर में लेके आओ। इतना हार्ड नहीं है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर बच्चे के 8 में से 8 आते हैं, लेकिन जो भी पढ़ रहे हो उसका इतना यूज आगे नहीं होगा, लेकिन फिर भी कभी कभी ये एक नंबर में आ जाता है, और आया भी हर बार। यहां पता है कैसे क्वेश्चन आता है? 6 नंबर का आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, 2 नंबर की आएगी थ्योरी, उसमें यही आएगा। 8 नंबर का कैश फ्लो नहीं आता। टोटल चैप्टर 8 नंबर का है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट 6 मार्क्स का आएगा। जो हम बनाना सीखेंगे वो 6 मार्क्स का है, और 2 नंबर के क्या होंगे? ऐसे ही छोटे वाले 2 क्वेश्चन होंगे। बताना होगा ये कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, और 100% आएगा, चांस नहीं है, इट इज 100% कंफर्म। यही 2-4 चीजें आती है, जैसे बाइंग बैक ऑफ शेयर्स हुआ, अभी हमने देखा था बाइंग बैक ऑफ शेयर्स। पिछले पूरे क्वेश्चन में एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, बाइंग बैक ऑफ शेयर्स। दूसरा था इनकम टैक्स रिफंड रिसीव। तो मेन बातें अगर हम इकट्ठी करेंगे सारे चैप्टर की, तो बिल्कुल मुश्किल से गिन के 20 भी नहीं बनेंगी। और उन 20 में से आप पिछले 10 साल के पेपर उठाओ, हर बार 2 आइटम पूछी हुई है, हर बार। या तो पूछेगा ये कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, या पूछेगा इसका कैश इनफ्लो पे आउटफ्लो पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये भी पूछने वाला है अभी, आगे वो क्वेश्चन भी आने वाला। ठीक है, तो आओ आगे एक क्वेश्चन और करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के अंदर। आप बनाओ कॉलम जल्दी से। इस बार आप पता है क्या करो, इस बार आप 3 कॉलम बनाओ, एक पर्टिकुलर, दूसरा फाइनेंसिंग कंपनी, और उसका अगला नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। 3 कॉलम, 3 कॉलम बना लो इस तरीके से। एक पर्टिकुलर्स ऐसे करके छोटे छोटे 10 या 4 लाइन हो, 10 या 5 लाइन ऐसे, 10 या 5 लाइन ऐसे, ये बनाओ ऐसे। ये पर्टिकुलर्स, ये फाइनेंसिंग कंपनी, ये नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, ऐसे करो। ठीक है, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। मैं बोलूंगा आइटम और आप बताना ये कौन सी एक्टिविटी है और कौन सी कंपनी में जाएगी। ठीक है, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड आपको बताना है। फॉर फाइनेंशियल कंपनी ये कौन सी एक्टिविटी है, और फॉर नॉन फाइनेंशियल कंपनी ये कौन सी एक्टिविटी है, बस इतना ही लिखना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए ये कौन सी एक्टिविटी है, और एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए कौन सी एक्टिविटी है। कौन सा आइटम बताया मैंने कहा इंटरेस्ट रिसीव्ड। देखो इधर, ये तो आप सारे जानते हो, ये तो बात जानते हो, कौन सी है बताओ? इन्वेस्टिंग। लेकिन एक कंपनी जिसका काम यही है, जो सिर्फ पैसे में डील करती है, जैसे बैंक, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, जैसे इन्वेस्टमेंट कंपनी, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज, जो कंपनियां सिर्फ पैसे में डील करती हैं, जो कंपनियां सिर्फ पैसे में डील करती हैं, सिर्फ पैसे में डील करती हैं, उनके लिए ये कौन सी एक्टिविटी होगी बताओ? जिनका मेन काम ही यही है। अब बैंक का मेन काम क्या है? लेंडिंग द मनी एंड टेकिंग द मनी, यही तो काम है। पैसा उधार पे देना और पैसा जमा करवाना। जब आप बैंक में पैसा जमा करवाते हो, बैंक क्या देता है आपको? इंटरेस्ट। जब लोन देता है तो क्या चार्ज करता है? इंटरेस्ट। और इन दोनों के बीच में क्या कमाता है? प्रॉफिट। यही तो बैंक करता है। तो बैंक का मेन ऑपरेशन यही है। अगर बैंक ने इंटरेस्ट रिसीव किया तो ये बैंक का मेन ऑपरेशन है। इसका मतलब एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए क्या होगा? बस इतना ही समझना है। ठीक है, आओ एक और पूछता हूं, सेकंड नंबर पे आ जाओ। फिर है हमारे पास डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड रिसीव लो, मुझे ये बताओ नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
उसके लिए तो ये इन्वेस्टिंग है। लेकिन एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए जो शेयर्स में काम करती है या म्यूचुअल फंड में काम करती है, उसके लिए कौन सी एक्टिविटी होगी? उसके लिए कौन सी एक्टिविटी होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके लिए हो जाएगी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आ जाओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड, अब गौर से समझना, इंटरेस्ट पेड है यानी आपने लोन लिया था और अब आप उसके लिए इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इंटरेस्ट पेड, पहले इसको मत सोचो, पहले इसके बारे में सोचो, क्योंकि 99% इसका बनाएंगे कैश फ्लो नॉन फाइनेंशियल कंपनी का 99%। तो पहले ये सोचो इंटरेस्ट पेड एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए कौन सी एक्टिविटी है? बताओ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन इसके लिए क्या होगी? इसके लिए वो ऑपरेटिंग बन जाएगी। समझे बात को समझो, इसलिए बात को समझो कि कंपनियों को दो में बांटा, एक फाइनेंशियल और दूसरी नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल कंपनी में गिन के 4 तरह की कंपनियां आती हैं जो पैसे का काम देखती हैं, जैसे बैंक, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनीज, इन्वेस्टमेंट कंपनीज। ये सारी की सारी किसमें आती हैं? फाइनेंशियल कंपनीज में। बाकी सब कंपनियां, चाहे वो दुकान है, चाहे वो मकान है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, चाहे प्रोडक्शन यूनिट है, चाहे स्मॉल स्केल है, चाहे बिग स्केल है, वो सब की सब इसमें आती है। यानी कंपनी को दो हिस्सों में बांट दिया, वो जो पैसे का काम देखती है और वो जो दूसरा काम करती है, जिनका मेन काम ही पैसे को हैंडल करना है, वो इसमें आ गई, बाकी सब इसमें आ गई। ठीक है जी, इसको दिमाग में रख के सोच रहे हैं। आओ एक और देखते हैं, एक और है डिविडेंड पेड। सबसे पहले इसके बारे में सोचा करो, एनएफसी के बारे में। डिविडेंड पेड एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए कौन सी एक्टिविटी होगी? फाइनेंसिंग। कितने इजीली आप समझ रहे हो? फाइनेंसिंग कंपनी। इसके लिए ऑपरेटिंग। इसके लिए अरे एक शेयर्स वाली कंपनी जिसका काम ही यही है शेयर्स बेचना, शेयर्स इश्यू करना, फिर शेयर्स बेचना, फिर शेयर्स खरीदना, उसके लिए तो भैया ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उसका मेन बिजनेस यही है, उसका मेन बिजनेस यही है। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगी उसके लिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आता है, जो आपने पहला क्वेश्चन किया रिसेशन नंबर 1 की, ये कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में जाएगा या ये फाइनेंसिंग में जाएगा या इन्वेस्टिंग में जाएगा? वो भी पेपर में आता है, ये भी पेपर में आता है। फाइनेंशियल के लिए कौन सा जाएगा और नॉन फाइनेंशियल, ये भी पेपर में आता है। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन पेपर में ज्यादा नहीं आते, सिर्फ 2 नंबर के, सिर्फ 2 नंबर, ओनली 2 मार्क्स। लेकिन 2 मार्क्स मिस करने का मतलब है 98, और मिस नहीं होते। गिने चुने 20 आइटम हैं, वही बार बार घूम के आएंगे। आप हर क्वेश्चन में नोट करना, 1 या 2 आइटम ही ऐसे हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमने किया, 2 आइटम आए थे, एक बाइंग बैक ऑफ शेयर्स और एक इनकम टैक्स रिफंड। लेकिन बाइंग बैक ऑफ शेयर्स भी आपका क्लियर हो जाएगा जब हम शेयर्स का चैप्टर पढ़ेंगे। फिर भी थोड़ा सा मैंने आपको क्लियर किया है ना, थोड़ा सा क्लियर मैंने आपको किया कि कंपनियां अपने खुद के शेयर्स ही बाय कर लेती हैं, उसे बोलते हैं बाइंग बैक ऑफ शेयर्स। ऐसा क्यों करती हैं? ताकि शेयर होल्डर्स का जो होल्ड है उसको कम किया जा सके। एक कंपनी, जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है ना, पैसा चाहिए होता है, तो खूब सारे शेयर होल्डर्स को इन्वाइट करती है। लेकिन एक कंपनी अपने आप से शेयर इश्यू नहीं कर सकती, उसका एक प्रोसीजर है, वो सब हम पढ़ेंगे शेयर्स के चैप्टर में। लेकिन जब पैसा चाहिए होता है तो खूब सारे लोगों को प्रोस्पेक्टस बेच के शेयर्स का पैसा इकट्ठा किया जाता है। लेकिन जब पैसा आ जाता है और कंपनी स्टैंड हो जाती है और प्रॉफिट में आ जाती है, बिजनेस अच्छा चल जाता है और बिजनेस पूरा फल फूल रहा होता है, तो फिर वही शेयर होल्डर्स जो है ना कंपनी को चुभने लग जाते हैं। शेयर होल्डर्स का मतलब क्या है? ऑनर ऑफ द बिजनेस। और जो ऑनर होते हैं बिजनेस के 2 तरह के होते हैं, एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई। एक छोटे भाई होते हैं, एक बड़े भाई होते हैं। जो बड़े भाई होते हैं वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी के मेन मालिक होते हैं। और जो हम सब होते हैं ना, छोटे छोटे, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे शेयर्स के चैप्टर में। तो ये जो छोटे वाले होते हैं, छोटे वाले, ये परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं, डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए कंपनी क्या बोलती है? एक एक को बुलाती है, आओ अपने शेयर्स बेचो, पैसा उठाओ और जाओ, तुम नहीं चाहिए शेयर होल्डर्स। उसे बोलते हैं बाइंग बैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, इसलिए वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई। फाइन, आ जाओ आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक छोटा क्वेश्चन, और आपको बताना है ये कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग के में, और दोनों कंपनियों में। यानी ऐसे ही 3 कॉलम आप बनाओ दोबारा से, 1 2 3।
ठीक है, मैं पर्टिकुलर बोलूंगा, आपको बताना है ये किस में जाएगा और कौन सी कंपनी में। ठीक है जी, चलो आ जाओ। सबसे पहला, सबसे ऑफ कर दो। सबसे पहला आइटम, सबसे पहला, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी। मतलब अब बिजनेस ने किसी और बिजनेस के शेयर परचेज किए हैं। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी। मुझे बताओ एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए ये कहा जाएगा? फाइनेंशियल कंपनी के लिए। और नॉन फाइनेंशियल के लिए? कितना सिंपल है यार। आप आ गए लाइन पे। अब धीरे धीरे आप लाइन पे आ गए। आपके दिमाग में अब धीरे धीरे आपके दिमाग में बात जानी शुरू हो गई। आप समझ रहे हो कुछ कुछ हल्का हल्का चैप्टर को। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ 2 नंबर की लड़ाई है, लेकिन हम 2 नंबर मिस नहीं करना चाहते। और आगे बड़े क्वेश्चन में ये कहीं यूज भी नहीं होने वाला है। कुछ टीचर्स तो पहले 4-5 क्वेश्चन को छोड़ के सीधा मेन क्वेश्चन पे आते हैं। मैं चाहता हूं कि हम इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट कर लें, क्योंकि 2 नंबर मिस करने का मतलब है 100 में से 98। वो नहीं होना चाहिए, हमें एग्जैक्टली पढ़ना है पूरा पूरा। आ जाओ अगला देखते हैं। ब्रोकरेज पेड फॉर द परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। ब्रोकरेज पेड फॉर द परचेज ऑफ। अब देखो ना, जब आपने शेयर्स बाय किए किसी और कंपनी के, तो आपने कहा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए। मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस कंपनी की। उसके लिए कुछ ब्रोकरेज भी पे की, ब्रोकरेज मैंने कुछ कमीशन पे किया, तो वो कहा जाएगा? कमीशन पे किया आपने शेयर्स बाय करने के लिए, वो कहा जाएगा? वो भी इन्वेस्टिंग में ही जाएगा। इट विल आल्सो गो इन द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। ठीक है जी, इन्वेस्टिंग के लिए आपने खर्चा किया, वो इन्वेस्टिंग में ही जाएगा। ठीक है, आ जाओ। और दूसरी कंपनी के लिए ऑपरेटिंग, सिंपल। उसके बाद सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी। सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी। अब कंपनी ने शेयर्स बेच दिए, जो शेयर्स बाय किए थे ना, अब वो आपने बेच दिए। बोलो एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए वो कहा जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए? इतना सिंपल है यार। अपने आप को ऐसे ही आप बिना बात के परेशान करते रहो, लेकिन कितना सिंपल है, आराम से समझ में आती है बात। अच्छा एक और देखो, लोन्स एंड एडवांसेस मेड। मैंने कल भी लिखवाया था, लोन्स एंड एडवांसेस मेड। मैंने कल लिखवाई थी बात पॉइंट में। आपने किसी को दिया, मेड मैंने किसी को दिया है, टेक नहीं है, मेड है। किसी को आपने लोन दिया या एडवांस दिया, बोलो कहां जाएगा वो? नॉन फाइनेंशियल। पहले ऐसे करते हैं, नॉन फाइनेंशियल के लिए कहां जाएगा? लोन ना, सुनो एक मिनट शांति, एक मिनट। आपके पैसा फालतू था, आपने इसको दे दिया उधार, लोन दे दिया इसको, ये आपको क्या देगा? तो ये क्या हुई आपकी? इन्वेस्टमेंट। लोन्स एंड एडवांसेस मेड कहा जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। कौन सी कंपनी के लिए? नॉन। और उसके लिए ऑपरेटिंग। इसका ऑपरेशन यही है। ठीक है, आ जाओ आगे, इसको भी टिक कर लो, इंपॉर्टेंट था। उसके बाद रिसीट फ्रॉम द रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। फ्रॉम द रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस मैंने कल लिखवाया था, मुझे याद है, मैंने ये भी लिखवाया था। थोड़ा पीछे के पढ़ो, मैंने कहा लिखवाया था ये? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के पढ़ो, मैंने कहा लिखवाया था? मैंने कल ये बात लिखवाई। बहुत सारे बच्चे, पता है 99% बच्चों की आदत होती है करंट टॉपिक को कोई भी नहीं पढ़ते, लेकिन मैंने कल ये बात दिखाई थी। जरा पढ़ो तो। रिसीट फ्रॉम द रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस लिखवाई थी मैंने कल। कहा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन सी कंपनी के लिए? नॉन फाइनेंसिंग कंपनी की। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाते हैं। उसके लिए तो आपको मालूम है कहा जाएगा, उसका तो सारा मालूम है। ठीक है जी, आगे आ जाओ। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज। एक मिनट, इधर नैन्सी बोलेगी सिर्फ, कोई नहीं बोलना, इधर बोलना नहीं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज। पता सिक्योरिटीज क्या होती हैं? शेयर्स एंड डिवेंचर्स एंड ऑल दैट। हाँ, हमने इंटरेस्ट रिसीव किया। नैन्सी
एक नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए ये कौन सी एक्टिविटी है? कौन सी? यस, बिल्कुल ठीक, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और एक फाइनेंशियल के लिए? छोड़ो यार, बहुत सिंपल है। आगे इधर डिविडेंड, इधर आप बोलेगा नहीं कोई, लीजा सिर्फ लीजा बोलेगी, सिर्फ पंडित जी बोलेंगे और कोई नहीं। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज। हाँ जी पंडित जी, इधर डिविडेंड रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज, ना यही बोलेंगे। हाँ देख, जो पंडित जी ने कहते सच है, सत वचन कहे आपने, यही है, बिल्कुल सच है। अब जाओ आगे, आगे देखो। आप पता है आप कौन बोलेगा? अब खुशी बोलेगी और कोई नहीं। अच्छा खुशी नहीं वाली खुशी, ये वाली खुशी नहीं, वो दोनों खुशी नहीं। अब बोलेगी सिर्फ मंजीत है। डिविडेंड, हाँ इधर हंसना नहीं है, आगे देखिए। डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स। कोई नहीं बोला प्लीज। डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स। ओ वेरी गुड। इसके लिए इस वाले में ऑपरेटिंग, हाँ इस वाले में फाइनेंस। ओ वेरी गुड, ठीक है जी, लो जी। ओके, लेकिन सुनो मेरी बात, इधर सुनो गौर से देखना, फिर दोबारा से एक बार पढ़ते हैं इसको। इधर देखो, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फाइन। और एक इस कंपनी के लिए कौन सी एक्टिविटी है? डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स कौन सी एक्टिविटी होगी? इसी के लिए भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी, तो इसके लिए भी कौन सी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइन। इसके लिए भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही है, और इसके फाइनेंसिंग कंपनी के लिए भी, ठीक है जी, नोट कर। सॉरी, इसने क्या क्वेश्चन नंबर 9, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स क्लासिफाइड फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अपने शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, इसलिए फाइनेंस। यस, फाइनेंसिंग होगी खुद के शेयर होल्डर्स के लिए, फाइन। चलो आगे बढ़ जाओ। हमने इसमें 2 भी कर दी, 1 भी कर दी और 2 भी कर दी। अब आ जाओ जरा एक और कर लेते हैं, कुछ मेन आइटम करते हैं, सारे नहीं करेंगे, सारे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपसे पूछूंगा मेन आइटम और आप मुझे बताते जाना। सबसे पहले आप बना लो 3 कॉलम, अब फटाफट जल्दी से। ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, और 4 बना लो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। 4 कॉलम बनाओ, 4 कॉलम बनाओ, ऐसे करके 4 कॉलम, और मैं साथ साथ पूछता जाऊंगा, आप बताते जाना। लो, टोटल 4 कॉलम ऐसे बना लो, और 5वां हमारा पर्टिकुलर हो जाएगा जहां हम लिखेंगे ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये आपका हो गया फाइनेंसिंग, ये इन्वेस्टिंग, और ये हो गया आपका ऑपरेटिंग, और यहां पर्टिकुलर। चलो लो, ऐसे बना लो, मैं पूछूंगा आप लिखते जाना, मेन, ठीक है। सारे क्वेश्चन एक साथ, 10 नंबर का टेस्ट लेते हैं। सबसे पहला, कैश परचेज ऑफ गुड्स, कैश परचेज ऑफ गुड्स, ये सारी कंपनी नॉन फाइनेंसिंग है, इट्स नॉन फाइनेंसिंग बिजनेस, ठीक है जी। कैश परचेज ऑफ गुड्स, बस मेन पूछूंगा, सारे नहीं। 10 तो पूछोगे। उसके बाद पेटेंट्स परचेज्ड, पेटेंट्स पता क्या होते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स। पेटेंट्स परचेज्ड, पेटेंट्स परचेज्ड। उसके बाद कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सर्विस रेंडर्ड, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सर्विस रेंडर्ड, ठीक है जी, 3 हो गए। उसके बाद इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, या इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, मतलब हमने कोई बिल्डिंग बेची, उसमें हमें प्रॉफिट हुआ और उसमें हमने इनकम टैक्स पे किया, ये कहानी है। बस लिख लो पहले, आप पहले लिख लो, फिर बात करते हैं, आगे आ जाओ। उसके बाद बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट्स, बैलेंस ऑफ
करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। आगे आ जाओ। डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। थोड़ा दिमाग लगाना, सारी बातें हो जाएंगी। फिर इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है जी, लो स्टार्ट करते हैं। बस इतने ही आइटम इस क्वेश्चन में है, इतने 7 हुए, बस 7 ही है, 7 का टेस्ट हो जाएगा। आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैंने पूछा था कैश परचेजेस ऑफ गुड्स। गुड्स परचेज किए, कहां जाएगा? जिसने ऑपरेटिंग लिखा टिक मार लो, जिसको ऑपरेटिंग है टिक मारो आप, ठीक है। दूसरा था पेटेंट्स परचेज, टिक मार लो। तीसरा था कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सर्विस रेंडर्ड, यानी हमने कैश रिसीव किया सर्विस रेंडर्ड में। कौन सा? किसका ऑपरेटिंग है? ओके, टिक मारो। चलो जी। उसके बाद अगला था इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। सुनो दोबारा से, इनकम टैक्स पे किया है किसके ऊपर? उस गेन के ऊपर जो हमको बिल्डिंग सेल करने के बाद मिला था। यानी हमने कोई बिल्डिंग बेची, उसमें हमें प्रॉफिट हुआ, हमने टैक्स पे किया, ठीक है। अब इसको नोट डाउन करो, ये इन्वेस्टिंग में जाएगा। इट विल गो इन, ये इन्वेस्ट देखो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, ठीक है जी। अरे तुमको सुनो मेरी बात, टोटल इनकम पर टैक्स पे करना, हमने कहा टैक्स पेड वहां ऑपरेटिंग के अंदर। लेकिन हम देखो लास्ट में एक क्वेश्चन में आया था ब्रोकरेज पेड ऑन सिक्योरिटीज, कहा डाला था आपने? जो भी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड खर्चा है वो हमने इन्वेस्टमेंट में ही डाला है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड खर्चा। ये जो बिल्डिंग हमने बेची, ये सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इसलिए उसका रिलेटेड खर्चा भी इन्वेस्टमेंट के अंदर ही जाएगा। आप इसको नोट कर लो, ठीक है जी, इन्वेस्टिंग में जाएगा। आगे आ जाओ, बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, ये कहां जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बिल्कुल ठीक। आगे आ जाओ, डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, ये कहां पे जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और उसके बाद क्या पूछा था मैंने? इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवर, कहां जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बिल्कुल ठीक है। अब सुनो मेरी बात, इधर यहां एक छोटा सा टॉपिक आता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट एक आइटम आता है, कैश क्रेडिट, ठीक है जी। तो मैं आपको बताता हूं, कैश क्रेडिट जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट का दूसरा नाम है। आप चाहो तो कहीं नोट कर लो, कैश क्रेडिट करके आपको क्वेश्चन में फंसाया जाएगा। कैश क्रेडिट इज अदर नेम ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। आप नोट्स में लिख लो, कहीं नोट में बात लिख लो। पेपर के अंदर कभी बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा, कैश क्रेडिट लिखा हुआ आएगा और आप कहोगे सर ने कभी बताया नहीं, इसलिए अभी बता देता हूं। कैश क्रेडिट इज अदर नेम ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। वो कहा जाएगा? फाइनेंसिंग में। लो, ये क्वेश्चन भी आपने कर दिया। आप धीरे धीरे क्वेश्चंस को आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर दिया। अब घर में जाके करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना, सुनो इधर अब जो हम करने वाले हैं थोड़ा चेंज है, ये सेकंड टॉपिक है। अभी तक हमने ये किया कि ये कौन सा खर्चा है, ये ऑपरेटिंग खर्चा है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है, ये किया। अब थोड़ा चेंज है। अब आपको ये बताना है, सुनो बस इधर। अब आपको ये बताना है कि इससे इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा या कुछ भी नहीं होगा। यानी जो भी ट्रांजैक्शन मैं पढ़ूंगा उसके दो इफेक्ट पड़ेंगे, या तो इनफ्लो ऑफ कैश होगा या आउटफ्लो ऑफ कैश होगा या कुछ भी नहीं होगा, नो डिफरेंस। मैं ट्रांजैक्शन पढ़ूंगा और आपको ये बताना है कि इससे इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा कैश के ऊपर, ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं। मैं पहला आइटम पढ़ता हूं, आप 3 कॉलम बना लो, 3 कॉलम बनाओ। सबसे पहला आइटम, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश। यस, आप 3 कॉलम बनाओगे। एक पर्टिकुलर्स, इसको इकट्ठा कर लो और यहां लिखो इनफ्लो, यहां लिखो इनफ्लो, यहां लिखो आउटफ्लो और यहां लिखो नो चेंज। यहां इनफ्लो, आउटफ्लो और नो चेंज और यहां लिखो पर्टिकुलर्स। मैंने बोला ट्रांजैक्शन, मैंने ट्रांजैक्शन बोली आपको परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश।
हमने कैश में इन्वेंट्री पे की है, मतलब कैश में परचेज की है, इन्वेंट्री मैंने स्टॉक पे परचेज किया है। आपको बताना है इट विल इफेक्ट आउटफ्लो, इनफ्लो और नो चेंज। क्या होगा बताओ? आउटफ्लो। तो ऐसे आप टिक मारते जाना, ठीक है? बाद में नंबर काउंट करेंगे। आ जाओ आगे। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, आपको किसी एक में टिक मारना है, तीनों में से मार दिया आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। सोल्ड ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹12,000 इन कैश। सोल्ड ऑफ गुड्स, 10,000 के गुड्स 12,000 में कैश में बेचे। इनफ्लो है, आउटफ्लो है या नो चेंज है, आपको लिख लेना, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। सोल्ड ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट क्या होगा आप देख लो। चलो जी आगे देखते हैं। परचेज ऑफ अ फिक्स असेट्स बाय इश्यूइंग अ शेयर्स, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है जी। उसके बाद सेल ऑफ फिक्स असेट्स, सेल्स ऑफ फिक्स असेट्स बुक वैल्यू 15,000 एट अ लॉस ऑफ 5,000। सेल ऑफ फिक्स असेट्स बुक वैल्यू 15,000 एट अ लॉस ऑफ 5,000। 15,000 का असेट्स था, आपने 10,000 घाटे में 15,000 का असेट्स था, आपने 5,000 घाटे में 10,000 का बेच दिया। आपको बताना है ये ऑपरेटिंग बोल रही है, आपको बताना है कि इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ या कोई चेंज में नहीं आया, ये आपको बताना है। कैश के ऊपर कोई चेंज आया या नहीं आया, ठीक है? आगे एक और देखते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स ₹9,000 and allowed discount ₹1,000. Cash received from debtors ₹9,000 and allowed discount ₹1,000. आपको बताना है कि इनफ्लो है, आउटफ्लो है या नो चेंज। टोटल कितने हो गए आपके? 7 हो गए। अगला लिखो। कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, मतलब क्रेडिटर्स। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, आपको बताना है ये इनफ्लो है, आउटफ्लो है या नो चेंज। 9th लिखो। शेयर्स इशूड फॉर कैश, शेयर्स इशूड फॉर कैश, ठीक है जी। उसके अगला नेक्स्ट इज बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। बस 10 आइटम हो गए, 10 आइटम हो गए, ठीक है जी। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गए 10 आइटम। मैं स्टार्ट करता हूं पहले आइटम से, देखता हूं आपने कितना ठीक किया। सबसे पहला था परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, बिल्कुल सही, पैसा गया, आउटफ्लो। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, नो चेंज, कोई चेंज नहीं। उधार में माल लिया, हम कैश की बात कर रहे हैं, सिर्फ कैश की। आगे सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹12,000 फॉर कैश, ऐसा आया। 10,000 के गुड्स को आपने 12,000 में बेचा तो इनफ्लो, जिसका इनफ्लो है वो टिक कर लो, जिसने नहीं लिखा वो वहां पे क्रॉस कर दो, ठीक है जी। सही तरीके से नंबर देना अपने आप को, ठीक है। आगे आ जाओ। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, नो चेंज एट ऑल, बिल्कुल सही। आगे परचेज ऑफ अ फिक्स असेट्स बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, किसने किसने कहा नो चेंज? बताओ तो क्यों नो चेंज है? क्योंकि इसमें कैश का इन्वॉल्व नहीं था, मालूम है। आगे हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स में, टॉपिक पढ़ेंगे। व्हेन अ कंपनी वांट टू बाय द असेट्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पैसे नहीं होते, कंपनी असेट्स बाय करना चाहती है और उसकी मशीनरी आपके पास है, तो आपसे मशीन लेने के लिए आपको क्या किएंगे? हम शेयर्स इशू कर देंगे, कैश का यूज नहीं करेंगे। विल गिव यू शेयर्स एंड टेक द मशीन फ्रॉम यू। तो हम उसके अंदर एंट्रीज भी वहां पास करेंगे। और ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, ये अपने आप में एक टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर, पूरा टॉपिक है। इसके 8 क्वेश्चंस हैं और पेपरों में पक्का आता है 4 नंबर का, यही वाला टॉपिक। हाँ बिल्कुल सही है। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट, सेल ऑफ फिक्स असेट्स बुक वैल्यू 15,000 एट अ लॉस ऑफ 5,000 है। कितने बच्चों ने इनफ्लो कहा? मंजीत ने कुछ नहीं कहा, क्यों? सुनो, 10,000 15,000 के वो थे असेट्स,
5,000 लॉस पे हमने 10,000 में बेच दिए, बेशक लॉस में बेचे लेकिन पैसा तो आया, इनफ्लो। ठीक है, आगे आ जाओ नेक्स्ट। उसके बाद था कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स ₹9,000 एंड अलाउड डिस्काउंट ₹1,000, इनफ्लो। मतलब 10,000 लेने थे, 1,000 का डिस्काउंट दिया, 9,000 उससे ले लिए, लेकिन पैसा तो आया, इनफ्लो तो हुआ। ठीक है, उसके बाद कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, आउटफ्लो, वेरी गुड। उसके बाद बाइंग बैक ऑफ ना शेयर इशूड फॉर कैश, शेयर इशू किए कैश के लिए, पैसा आया, इनफ्लो, बिल्कुल ठीक। और उसके बाद बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, आउटफ्लो ऑफ कैश। ये कितना सिंपल है। अब सुनो, जो 2 नंबर की हम बात कर रहे हैं ना, 2 मार्क्स की, इधर इशू जो हम 2 नंबर की बात कर रहे हैं, 2 नंबर की, उसमें एक क्वेश्चन वो आएगा और एक क्वेश्चन ये वाला आएगा। एक में पूछा जाएगा कि बताओ ये ट्रांजैक्शन कहाँ जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में। एक तो ये पूछा जाएगा एक नंबर में, और एक नंबर में ये पूछा जाएगा कि इस ट्रांजैक्शन का कैश पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मतलब इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा या नो चेंज होगा। जो 2 नंबर की हम बात कर रहे हैं उसमें से एक क्वेश्चन वो और एक ये आएगा। और आपने कर दी कितनी इलिस्ट्रेशन, आपने कर दी ऑलमोस्ट 4 इलिस्ट्रेशन। और हाँ, अगर आप पहली 5 इलिस्ट्रेशन कर लेते हो, पहली 5 खत्म कर देते हो, तो आप सीधे आ सकते हो उसके बाद मेन क्वेश्चन के ऊपर जहां से हमने स्टार्ट करना है। यानी पहली 5 इलिस्ट्रेशन अगर आप करते हो, पहली 5 बुक के पहले 5 क्वेश्चन अगर आप खत्म कर देते हो, तो आपके 2 नंबर की तैयारी हो जाती है। जिसमें से मैंने आपको इलिस्ट्रेशंस करवा दी, इसके प्रैक्टिकल्स आप खुद कर सकते हो। यही सेम चीजें वहां पे हैं, यही सेम चीज वहां है। अगर कोई ऐसा आइटम हो जो आपको समझ में ना आए तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन आप इसके पहले 5 क्वेश्चन खुद खत्म कर सकते हो। पहले 5 क्वेश्चन जिसमें 2 नंबर की प्रिपरेशन हो जाएगी, 2 मार्क्स की पक्की प्रिपरेशन हो जाएगी 100%। और कुछ चीजें ऐसी आएंगी जिनके आगे लिखा होगा सीबीएसई बोर्ड 2019, देख रहे हो आप, यानी ये पूछा गया था 19 के अंदर। इनको जरा ज्यादा जोर से पकड़ लेना, इनको अच्छे से पकड़ लेंगे। यानी ये पहली 5 इलिस्ट्रेशन, 5 प्रैक्टिकल और शायद 1 या 2 एडिशनल है। ये 10-12 क्वेश्चन है छोटे छोटे से, ठीक है। एक को करने में 5 मिनट लगते हैं। इनमें से गिन के जब सारे क्वेश्चन आप करोगे ना 12 के 12, तो एक हाथ में पेंसिल ले लेना और जहां कहीं आप फंसते हो जिस आइटम पे, वहां डी लिख के सर्कल कर देना, डाउट लिख, ठीक है। उनको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेगा बाद में, जब हम चैप्टर खत्म कर लेंगे फिर रिवाइज कर लेंगे। तो मतलब गिन के 20 आइटम होंगे, गिन के 20, सारे 12 क्वेश्चंस के अंदर से गिन के ऐसे 20 आइटम आएंगे जहां थोड़ी सी कंफ्यूजन माइंड में आएगी, थोड़ी सी कंफ्यूजन, उसको सर्कल कर लेना और उनको चाहो तो एक साइड पे उतार लेना। जहां भी कैश फ्लो का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके पहले पेज पे उनको उतार लेना कि वो कहां जाने वाले हैं। फाइन, उससे ये होगा कि आपके 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे, 2 मार्क्स जो है आपके वो फिक्स हो जाएंगे। लेकिन इन सब आइटम से जो हम पढ़ रहे हैं आगे कैश फ्लो के मेन क्वेश्चन के अंदर, जब हम मेन स्ट्रीम में जाएंगे वहां यूज नहीं होगा, वहां इनका कोई खास यूज नहीं होता। वहां पे जब हम कैश फ्लो बनाएंगे, वो जो हम बना रहे थे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, वो 6 मार्क्स में आएगा। लेकिन पहले 5 इलिस्ट्रेशंस, 5 प्रैक्टिकल और शायद 1 या 2 एडिशनल, शायद मुझे मालूम नहीं, देख लो अगर है तो, ये टोटल मिला के 12 क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क्स के लिए है। लेकिन है ये सिर्फ 12 मिनट के, 1 मिनट में एक हो जाता है आराम से, 1 से 2 मिनट लगते हैं एक को करने में, ठीक है जी। आओ थोड़ा सा आगे और करते हैं, फिर खत्म करें। देखें कहां जाएगा, मुझे बताना कि इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा या कोई फ्लो नहीं होगा। इश्यू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स, या इसी में आगे, इश्यू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स। इश्यू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स। पता है बोनस शेयर्स क्या होते हैं? मालूम है आपको? कभी कभी कंपनी क्या करती है, दिवाली पे बोनस देती है, मालूम है आपको? मिलता होगा, डैडी को भी देखा होगा, बोनस देते हुए देखा होगा, लेते हुए देखा होगा। बोनस होता है जब हम किसी एम्प्लॉय को किसी त्योहार पे या उसके काम से खुश होकर उसको बोनस देते हैं। कुछ कंपनियां क्या करती हैं, कैश दे देती है, 1100 रुपए, 2100 रुपए, 5300 रुपए, 5001 सगड़ के हिसाब से बोनस होता है ना, लिफाफे में डाल के दिवाली वाले दिन। कुछ कंपनी ऐसा करती, कुछ बर्तन दे देती है, देखा होगा आपने, कुछ गिफ्ट दे देती है, कुछ और गिफ्ट दे देती है, और कुछ शेयर्स दे देती है। कुछ क्या करती हैं, अपने नीचे काम करने वालों को शेयर होल्डर बना देती है, ले भाई इस बार बोनस में आपको 1000 शेयर्स दे दिए। हाँ, ऐसा करती हैं, बहुत अच्छे जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके साथ ऐसा किया जाता है।
धीरे धीरे उनको शेयर होल्डर बना लिया जाता है। हर बार बोनस में 1000 देके 2000 देके उनको धीरे धीरे शेयर होल्डर बना लिया जाता है। उससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है इसका कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है और वो कंपनी छोड़ के नहीं जाता। अच्छे एम्प्लॉय से ऐसा किया जाता है, ठीक है, उन्हें शेयर होल्डर बना लिया जाता है। अब सुनो मेरी बात, यहाँ एक एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया, आपने उसको बोनस शेयर दिए, मुझे बताओ कैश में कोई चेंज आया? कोई चेंज, नो चेंज एट ऑल। ना तो कोई इनफ्लो हुआ ना तो आउटफ्लो हुआ, बस आपने बोनस, जैसे वो था ना परचेज ऑफ फिक्स असेट्स बाय इशूइंग ऑफ शेयर्स, वहां पे कोई चेंज नहीं आया था। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ पेइंग बोनस इन कैश यू गेव द शेयर्स, ठीक है, बात को समझना। चलो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, राइटिंग ऑफ बैड डेट्स अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, राइटिंग ऑफ बैड डेट्स अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हमारे पास कुछ पैसा पड़ा था ऑलरेडी प्रोविजन का डाउटफुल डेट्स का, ऑलरेडी हमने क्रिएट किया था, उसके अगेंस्ट हमने कुछ बैड डेट्स को राइट ऑफ किया है। राइटिंग ऑफ बैड डेट्स अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, डिविडेंड प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर्स, डिविडेंड प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर्स, ठीक है जी। चलो अगला देखते हैं। अरे देखो बेटे, इसका बहुत बड़ा मतलब है, मालूम है, इसका इतना बड़ा मतलब है कि समझाए तो एक क्लास थोड़ी पड़ जाए। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में, वहां समझाऊंगा शेष में, यार शॉर्ट में समझा, शॉर्ट में देखो। डिविडेंड मालूम है क्या होता है आपको? डिविडेंड बहुत बार सुन रहे हैं नाम, डिविडेंड पेड, डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, मीन्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, लाभ का छोटा सा हिस्सा, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, ठीक है। शेयर होल्डर्स जो होते हैं कंपनी के, उनको डिविडेंड दिया जाता है। जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट दिया जाता है। डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ लोन, बट शेयर इज अ काइंड ऑफ कैपिटल, जो शेयर कैपिटल मानी जाती है। जो शेयर होल्डर होता है वो कंपनी का ऑनर होता है। जो डिबेंचर होल्डर होता है वो लेंडर होता है, उसने पैसा उधार दिया होता है। तो डिबेंचर होल्डर की कहानी तो हम बाद में पढ़ेंगे, छोड़ो, पीछे छोड़ दो इसको। शेयर होल्डर की बात को आगे लेके आते हैं। शेयर होल्डर दो तरह के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, इसके बारे में डिटेल में आगे जाके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक साल के लास्ट में एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो। अगर लॉस हुआ तो डिविडेंड नहीं मिलता। शेयर का बिजनेस इसीलिए जो है रिस्की बिजनेस है। अगर लॉस हुआ तो सबके पैसे गए, कोई डिविडेंड नहीं। अगर प्रॉफिट कमाया तो फिर डिविडेंड मिलता है। प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा डिविडेंड में बांटा जाता है और कुछ हिस्सा जनरल रिजर्व में भेज दिया जाता है कंपनी की ग्रोथ के लिए, ठीक है जी। बहुत कम हिस्सा बांटा जाता है डिविडेंड के अंदर। अगर कंपनी ने मान लो 10 करोड़ रुपए कमाए हैं तो उसमें से 1 करोड़ रुपया ही डिविडेंड में बांटा जाएगा, 9 करोड़ को कंपनी रिजर्व में डाल देगी। ये हम सब बातें आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों करती है। लेकिन डिविडेंड पे करने का स्टाइल क्या है, तरीका क्या है, बताता हूं होता क्या है। डिविडेंड हुआ, इस साल प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कब होता है? साल खत्म होने के बाद। क्या बनाया हमने? एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें क्या पता लगा? देयर इज अ प्रॉफिट, यही हुआ ना। अब उस प्रॉफिट में से हमें डिविडेंड बांटना है। लेकिन ऐसे नहीं कि एक एक शेयर होल्डर को बुलाया और डिविडेंड बांट दिया ना, ऐसा नहीं होता। एक प्रपोजल डाला जाता है, देयर इज अ प्रपोजल। जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो एक प्रपोजल पुट करते हैं, दे पुट अ प्रपोजल टू पे द डिविडेंड। मैं बताता हूं तरीका क्या है, ये स्टाइल है पे करने का। एक प्रपोजल दिया जाता है थ्रू कंपनीज डायरेक्टर्स कि हम ऐसा करते हैं, इस बार 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो ऐसा होता है कंपनी का प्रपोजल मेरे साथ हो जाता है। कंपनी का प्रपोजल दिया जाता है कि इस बार 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, चलो डायरेक्टर्स आर प्रपोजिंग टू पे द डिविडेंड ऑफ ₹1 करोड़। फाइन, क्या हुआ? डायरेक्टर्स आर प्रपोजिंग टू पे द डिविडेंड ऑफ ₹। पहले जो डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, मेन डायरेक्टर्स होते हैं, वो एक प्रपोजल रखते हैं टू पे द डिविडेंड। फाइन, दैट इज कॉल्ड प्रपोज्ड डिविडेंड। जैसे वो लड़के लड़कियों को प्रपोज करते हैं ना, फूल ले जाके, वो कौन से दिन होता है? कौन सा दिन है? इसको याद, अरे सुनो, अरे दूर मत जाओ टॉपिक से। तो वैलेंटाइन डे पे जब फूल लेके, एक मिनट, वैलेंटाइन डे पे जब वो फूल लेके प्रपोज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि स्नेहा कर दी और वो आपकी गर्लफ्रेंड बन गई। एक मिनट रुको, अरे सुनो, इसका मतलब, अरे सुनो यार, वो टॉपिक बोलाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपकी गर्लफ्रेंड हो गई या फ्रेंड हो गई, मानते हैं बात? इट्स जस्ट अ प्रपोजल। ऐसा ही, सेम ऐसे ही जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो एक प्रपोजल रखते हैं। उस प्रपोजल के बाद एक मीटिंग बुलाई जाती है, इसे बोलते हैं एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग।
उस मीटिंग के अंदर, रुको यार एक मिनट, बात सुनो, बहुत काम की बात है। उस मीटिंग के अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं अलग अलग जगहों पे फैले होते हैं। शेयर होल्डर जो है ना पूरे वर्ल्ड में है। एक कंपनी के शेयर होल्डर्स पूरे कोने में, इंडिया के किसी भी कोने में या वर्ल्ड के किसी भी कोने में है। सब तो नहीं आ सकते, सब मीटिंग में नहीं आ सकते, और सब आ जाए ना तो उनको ठहराना कहाँ पे है? इतना खर्चा कंपनी नहीं करती। तो कंपनी जो मेन शेयर होल्डर्स होते हैं ना, बड़े बड़े शेयर होल्डर्स, 1 लाख शेयर्स वाले, 2 लाख शेयर्स, बड़े बड़े भाई, उनको बुलाती है और उस मीटिंग में बैठाती है और बोलती है, दिस इज आवर प्रपोजल दैट वी आर पेइंग दिस मच % ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो ऑलरेडी पता होता है उनको, क्योंकि जो बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट लॉस होता है, पहले से ही पब्लिश हो जाता है। ठीक है, सबको मालूम है प्रॉफिट क्या हुआ। बोलते ये हमारा प्रॉफिट था एंड दिस इज आवर प्रपोजल, आप बोलो क्या चाहते हो। तो कुछ शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, वो होते हैं मुझ जैसे गरीब आदमी, वो इसी पे जी रहे होते हैं, डिविडेंड पे जी रहे होते हैं। और कुछ शेयर होल्डर होते हैं ना, वो इसकी तरह अमीर आदमी होते हैं, वो बोलते हैं हमें डिविडेंड नहीं चाहिए, हमें डिविडेंड से कोई मतलब नहीं है, हम चाहते हैं ग्रोथ ऑफ बिजनेस, हमें चाहिए बिजनेस एक और बिजनेस को टेक ओवर कर ले, ये वाली कंपनी एक और को टेक ओवर कर ले, हम सारी दुनिया में छा जाएंगे। बड़ा अभी यंग है ना, तो यंग ब्लड है और पैसे की जरूरत नहीं है, वो जैसे गरीब आदमी को पैसे की जरूरत है। तो 2 तरह के शेयर होल्डर हो गए, एक वो जो पैसा चाहते हैं, जिन्हें डिविडेंड चाहिए, एक वो जिन्हें डिविडेंड नहीं चाहिए, उन्हें ग्रोथ देखनी है, ग्रोथ ऑफ बिजनेस। वो चाहते हैं कि हमारा बिजनेस सारे वर्ल्ड में छा जाए, उन्हें पैसे से कोई मतलब नहीं अभी फॉर द स्टार्टिंग। 2 तरह के लोग हो गए। फिर देखा जाता है कि कौन से लोग ज्यादा है, कौन से लोग ज्यादा है। अगर लगता है कि डिविडेंड क्लेम करने वाले लोग ज्यादा हैं तो डिविडेंड इशू कर दिया जाता है। लेकिन जिन लोगों ने कहा था कि हमें डिविडेंड नहीं चाहिए, वो डिविडेंड नहीं लेके जाते, उनके नाम पे चेक दिया जाता है बट दे डोंट कम एंड क्लेम द डिविडेंड, फिर उसे कहा जाता है अनक्लेम्ड डिविडेंड। ये भी एक टॉपिक आएगा, उसे हम कह देते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड। तो ये जो सारा प्रोसीजर मैंने आपको बताया ना, सारा प्रोसीजर, दैट इज द प्रोसीजर टू इशू द डिविडेंड। डिविडेंड ऐसे इशू नहीं हो जाता, पहले प्रपोजल रखा जाता है, उसके बाद मीटिंग बुलाई जाती है, मीटिंग में एग्री किया जाता है, वोटिंग होती है। वोटिंग होती है कि कितने लोग ज्यादा है। मान लो मीटिंग के अंदर 50 लोग आए और 30 ने कहा वी नीड डिविडेंड, हमें पैसे की जरूरत है, तो फिर डिविडेंड इशू कर दिया जाएगा। मान लो 40 ने कहा वी डोंट नीड डिविडेंड, तो फिर डिविडेंड इशू नहीं किया जाएगा, वो साल को स्किप कर दिया जाएगा, अगले साल में क्या होगा, डिविडेंड दिया जाएगा। आप समझे मेरी बात। तो ये ये जो प्रपोजल है ना, प्रपोजल ऑफ डिविडेंड मीन्स प्रपोज डिविडेंड इज नॉट एन एक्सपेंस। अभी तक पैसा निकला नहीं, इसमें पैसा बाहर नहीं गया, ये तो सिर्फ एक प्रपोजल है। और कौन प्रपोज करता है? इट इज प्रपोज बाय द डायरेक्टर्स इन द मीटिंग। ये डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं कि हम इतने प्रॉफिट में से इतना डिविडेंड बांट दें। आई बात समझ में? ये कहानी है सारी की सारी डिविडेंड की। चलो अब इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट। आ जाओ आगे देखें, एक और आगे देखें, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड लिखो, या मैं बताता हूं, ये भी कहानी सुनानी पड़ेगी। अब ये कहानी के साथ ये कहानी बतानी। डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, ये भी लिखो, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। ठीक है जी, एक बार ये लिख लो। अब देखो, अब ये 2 बातें आ गई, सुनो इधर 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 देखो, इधर 2 बातें आ गई आपके दिमाग में। एक तो प्रपोज डिविडेंड, मैंने कहानी सुना दी, एक आ गई इंटरिम डिविडेंड। एक मिनट सुनो, एक मिनट इधर, अरे बड़े गौर से सुनना मेरी बात, इसमें पूरा कैश फ्लो टिका है इस वर्ड पे, इंटरिम डिविडेंड। देखो, एक तो मैंने कहानी आपको भी सुनाई कि डायरेक्टर्स ने क्या किया, प्रपोजल रखा टू पे द डिविडेंड। इस साल हमने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, हमें पता लगा प्रॉफिट है, तो ही तो प्रपोजल रखा। आप डायरेक्टर हो कंपनी के, पहले पता लगेगा प्रॉफिट है तो ही तो प्रपोजल रखोगे, अगर लॉस है तो रखोगे नहीं। तो इस साल हमने प्रॉफिट कमाया, डायरेक्टर्स को पता लगा देयर इज अ प्रॉफिट इन द बिजनेस एंड इट्स अ ह्यूज प्रॉफिट, लेट अस पे सम डिविडेंड। उन्होंने क्या रखा, प्रपोजल रख दिया। ठीक है जी, लॉस हो तो नहीं रखते। फिर दूसरी एक चीज होती है इंटरिम डिविडेंड। कभी कभी कंपनियां ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कमा लेती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट। जैसे अभी चल रहा है कोरोना, जो कंपनियां ये सैनिटाइजर बना रही हैं या जो दवाई बनाएंगी इसके कोरोना की, या जो मेडिसिन बना रही है, दे आर अर्निंग सुपर प्रॉफिट दिस टाइम, फाइन। और सुपर प्रॉफिट कमा रही है तो इसका मतलब ये है पीपल आर रियली वर्किंग हार्ड, बहुत लोग हार्ड काम कर रहे हैं, मानते हो आप? तो कंपनी क्या करेगी मालूम, इसी साल के अंदर अंदर 6 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करेगी, इसी 6 मंथ्स का। अभी साल खत्म नहीं हुआ, द ईयर हैज नॉट एंडेड, समझना डिफरेंस।
वो जो प्रपोज डिविडेंड था वो साल खत्म होने के बाद, प्रॉफिट निकलने के बाद डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया और फिर मीटिंग में गया। मीटिंग में हाँ हो ना हो बात की बात, लेकिन ये जो इंटरिम है ना, इंटरिम मतलब व्हेन द ईयर इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, काम अभी साल चल रहा है, अभी साल चल रहा है, चालू साल है, और इसके विद इन कंपनी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कमा दिया और कंपनी चाहती है कि अपने शेयर होल्डर्स को खुश कर दिया जाए। तो कंपनी फिर बिना पूछे, बिना किसी से बात किए सीधे जो है ना चेक इशू करती है, जो बैंक ड्राफ्ट अपने शेयर होल्डर्स के नाम पे, साल के चलते हुए उसे कहा जाता है पेड इंटरिम डिविडेंड। ये आउटफ्लो होता है। इंटरिम डिविडेंड के लिए प्रपोजल नहीं आता, ये कंपनी अपने दिल से करती है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, तब जब कंपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कमाती है। भाई अभी सुनो, मैं आपको समझाने के लिए प्रपोजल वाली बात कही, आप बुरा नहीं मानना इस चीज के लिए, ठीक है? नहीं, मैं समझाना चाहता था प्रपोजल क्या होता है ना, प्रपोज करना। ठीक है, आ जाओ आगे। हाँ चलो, ये समझाने का थोड़ा स्टाइल था, आगे आ जाओ। अच्छा ठीक है, बस यही बंद करेंगे। सुनो मेरी बात इधर, हाँ इधर सुनो मेरी बात गौर से। इशू एज कंपनी, मेरी बात सुनो गौर से। ये पहले 5 क्वेश्चंस करोगे आप, पहले 5 इलस्ट्रेशंस आप आज घर में करोगे और पहले 5 प्रैक्टिकल आप आज घर में करोगे, ताकि कल 3 दिन वेस्ट हो गए। देखो 3 क्लासेस वेस्ट हो गई, मतलब वेस्ट तो नहीं हुआ, सीखा ही है कुछ। 3 क्लासेस के अंदर इधर नैन्सी एंड कंपनी, बात सुनो गौर से, बातें नहीं, रुको मेरी बात सुनो, पहले खत्म करने दो। आप सुनो इधर, ये जो 3 दिन हमने वेस्ट किए थे चैप्टर के ऊपर, इसमें पहले 5 क्वेश्चन आप अच्छे से करोगे और उसके बाद कल से हम इसके मेन स्ट्रीम पे चढ़ेंगे। जो मेन इसका क्वेश्चन है ना, उसको स्टार्ट करेंगे, जिसको हमने मेन करना है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ेंगे हम कल। आ जाओ।